हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बच्चों लेके आए हैं एलसीआर सीरीज सर्किट का। पहले हमने क्या पढ़ा था, एसी सोर्स के अंदर एसी सर्किट था, उसके अंदर सबसे पहले हमने किसको कनेक्ट किया था, सबसे पहले हमने उसको रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया था। और उसमें क्या देखा था कि वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ ट्रेवलिंग करती है, ठीक है, उनके बीच में फेज डिफरेंस 0 मिला था, इतनी बात की थी। फिर उसके अंदर एसी सर्किट के अंदर हमने क्या कनेक्ट किया था बच्चों, एसी सर्किट के अंदर फिर हमने इंडक्टर कनेक्ट किया था। इंडक्टर के अंदर क्या देखा था कि जो करंट थी बच्चों वो π/2 फेज एंगल से लैग कर रही थी वोल्टेज से, ठीक है, वोल्टेज π/2 एंगल आगे थी। और जब हमने लास्ट में एसी सोर्स के साथ कैपेसिटर को कनेक्ट किया, उसमें क्या देखा, उसमें जो करंट थी वो लीड कर रही थी π/2 एंगल से, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं, इसके अंदर बच्चों हम तीनों को कनेक्ट करेंगे, सीरीज कनेक्शन करेंगे। एल का मतलब समझ गए हो, कंडक्टर होगा हमारा, ठीक है, इंडक्टर, ठीक है। सी का मतलब कैपेसिटर, आर का मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस। इन तीनों को हम कनेक्ट करेंगे और देखेंगे बच्चों क्या क्या फेज आता है, क्या में जो अप्लाइड हमने एसी सोर्स लगाया है उसकी वोल्टेज कैसे चेंज होती है, कैसे वेरिएबल होती है। तो देखो बच्चों, ये सीरीज कनेक्शन कर रहे हैं हम। एसी सोर्स है हमारे पास, एसी सोर्स की वोल्टेज V0 साइन ओमेगा टी डैश 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 कुछ मिलेगी जोड़ने के बाद। ये इंडक्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, रेजिस्टेंस हो गया। इन तीनों का जो हमने किया है बच्चों सीरीज कनेक्शन किया है। क्या किया बच्चों, सीरीज कनेक्शन। मैं एक बार देख लेता हूँ सही दिखाई दे रहा है क्या, ओके, सब सही है बच्चों। इन सभी का आपने सीरीज कनेक्शन किया। क्या किया बच्चों, सीरीज कनेक्शन। जरा इधर देखो, अब सुनो, मैंने आपको बच्चों एक चीज बताई थी, अगर आपको थोड़ी बहुत याद आ रही थी लास्ट वीडियो के अंदर, कि जब हम किसी, इसको वी नोट करते हैं, एक सेकंड इसको थोड़ा, कि जब स्टार्ट में हमने रेजिस्टेंस जोड़ा था, क्या जोड़ा था बच्चों, रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर, एसी सर्किट में रेजिस्टेंस जोड़ा था, तो हमारी जो वोल्टेज मिली थी वो क्या मिली थी बच्चों, V0 R साइन ओमेगा टी। क्योंकि आपको पता है बच्चों, इसमें जब हम लिखेंगे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, जब रेजिस्टेंस कनेक्ट था बच्चों, करंट और वोल्टेज दोनों साथ साथ ट्रेवल कर रही थी, तब इनका ये वाला फेज साइन ओमेगा टी हमने ऐसा कैसा लिखा था, क्योंकि दोनों साथ ट्रेवल करी थी, फेज की वैल्यू 0 थी, ठीक है। मैं कोई टाइम ले रहा हूँ टी टाइम पर, ठीक है। जब हमने इसके अंदर इंडक्टर जोड़ा, ठीक है, टी टाइम की बात कर रहा हूँ, इसको लिखूंगा बच्चों V0 इंडक्टर। V0 का मतलब बच्चों पीक वोल्टेज रेजिस्टेंस के अंदर, पीक वोल्टेज इंडक्टर के अंदर, ठीक है, पीक वोल्टेज रेजिस्टेंस के अंदर, पीक वोल्टेज इंडक्टर के अंदर। जब इंडक्टर जुड़ा था बच्चों, तब कौन आगे था, तब बच्चों करंट पीछे थी, वोल्टेज आगे थी। कितनी वोल्टेज आगे थी बच्चों, π/2 फेज। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, साइन ओमेगा टी। अब वोल्टेज आगे थी, कितना आगे थी, +π/2, +π/2, ठीक है, जब सर्किट में इंडक्टर जुड़ा हो। लास्ट में बच्चों जब हम इसके अंदर कैपेसिटर जोड़ देंगे, ठीक है, क्या जोड़ देंगे बच्चों, कैपेसिटर जब जुड़ा, ओनली कैपेसिटर जुड़ा हो, तब हमारे पास जो पीक वोल्टेज आई थी इसके अंदर, वो क्या थी बच्चों, साइन, और इसके अंदर क्या थी बच्चों, करंट लीड करी थी π/2। कितना लीड करी थी, π/2। तो वोल्टेज पीछे चली जाएगी, कितना बच्चों, ओमेगा टी माइनस π/2। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब आपको पता है बच्चों कि जो V0 है, ये V0 L लिखा है, इसको हम लिखते हैं I0 R। मैं बात कर रहा हूं बच्चों
जब वी नोट आ रहा है ना, वी नोट, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, एक बार इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्म की बात कर रहा हूँ, जब रेजिस्टेंस जुड़ा हो तो वी नोट आई नोट आर। जब वी नोट किसकी बात करूँ बच्चों, एल की, तो इसके लिए हम लिखेंगे आई नोट, और इसमें जो रेजिस्टेंस आता है वो होता है एक्सएल। क्या होता है, एक्सएल। और जो वी नोट सी लिखा है मैंने, इसको मैं क्या लिखूंगा बच्चों, आई नोट एक्स सी, आई नोट एक्स सी। ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसका नाम होता है बच्चों, क्या नाम होता है इसका, रिएक्टेंस, इंडक्टेंस, रिएक्टेंस। इसका कैपेसिटेंस, रिएक्टेंस, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटर लिखा था तो कैपेसिटर रिएक्टेंस, इंडक्टर रिएक्टेंस, ठीक है, इंडक्टेंस रिएक्टेंस। अब सुनो, और आपको पता है बच्चों एक्सल जो होता है वो होता है ओमेगल, एक्सल जो होता है वो क्या होता है, ओमेगल। और एक्ससी जो होता है बच्चों वो होता है A1/ओमेगा C। ये छोटी मोटी बातें थी जो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया, हमने इन तीनों को कनेक्ट कर दिया है। हमने इंडक्टर को भी जोड़ दिया, कैपेसिटर को भी जोड़ दिया, और रेजिस्टेंस को भी जोड़ दिया इसके अंदर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर जो वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज वी नोट साइन ओमेगा टी, अब इसकी वैल्यू क्या आती है, कैसे वेरी होता है, अब पता नहीं है कैसे भी हो सकता है, हमें तो कैलकुलेट, हम कंडीशन लगा के करेंगे इसको कि कैसे होगा बच्चों। तो मैं स्टार्ट के अंदर 3 कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं एक अज्यूम करता हूँ कि स्टार्ट के अंदर पहले तो इनका फेजर डायग्राम समझना पड़ेगा, फेजर डायग्राम भी समझना पड़ेगा। चलो पहले फेजर डायग्राम बनाते, इसको फेजर डायग्राम मैं यहाँ बनाता हूँ। अब आपको पता है बच्चों, जब सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस जुड़ा होता है तो करंट, ठीक है, और वोल्टेज दोनों क्या होती है बच्चों, सेम डायरेक्शन में होती है। क्या होती है बच्चों, दोनों सेम डायरेक्शन में होती है, ठीक है, दोनों क्या होती है, सेम डायरेक्शन में। और आपको पता है जब इंडक्टर जोड़ देंगे तो इंडक्टर के अंदर क्या होगा, करंट पीछे हो जाएगी, और ये वी नोट एल पाई बाई एंगल क्या होगा बच्चों, आगे होगा, पाई बाई एंगल क्या होगा बच्चों, ये आगे। और जब कैपेसिटर जुड़ा होता है बच्चों तो इसके अंदर क्या होता है, करंट आगे होती है और वोल्टेज पाई बाई 2 क्या आती है, एंगल पीछे होती है। तो इसको पीछे बना देता हूं इधर, इसको मैं लिखा बच्चों वी नोट सी। जब कैपेसिटर जुड़ा होगा सीरीज के अंदर, ओनली कैपेसिटर, तो जो वोल्टेज है वो पाई बाई 2 पीछे आ गई, ठीक है, करंट पाई बाई 2 आगे होगी। और जब इंडक्टर जुड़ा होता है, इसमें क्या होता है, करंट पीछे होती है पाई बाई 2, वो पीछे भी आ रही, और वोल्टेज पाई बाई 2 आगे होता है, वो भी आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छी बात है। अब इसका एक्सएल एक्ससी के बारे में ऊपर देख ले थोड़ा, एक्सएल एक्ससी का कैसे बनाएंगे, इधर देखो, वी नोट एल इंडक्टर के लिए हम यूज करते हैं एक्सएल, ठीक है, और इसके लिए हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस नॉर्मली, ठीक है, जब रेजिस्टेंस जुड़ा हो। और कैपेसिटर के लिए हम यूज करते हैं एक्सएल एक्ससी। तो इसमें एक्सएल आगे है, इसमें एक्ससी पीछे। तो ये इनका फेजर डायग्राम है, ठीक है। इसको फेजर डायग्राम से ही पता कर सकते हैं कि जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा, इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा वो इन्हीं से ही मिलेगा, ठीक है। फेजर डायग्राम को हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म की तरह यूज करेंगे, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 11th के करते थे ना, ऐसे ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, इनका मैग्नीट्यूड यहाँ से निकालते थे, ठीक है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में करते हैं ना, वैसे ही इसका करना है। अब देखो इसका करना कैसे, वो सुनो, कंडीशन लगा के हम इनको करने वाले हैं। अब सुनो बच्चों, फर्स्ट जो कंडीशन है मेरी, फर्स्ट जो कंडीशन इसमें बच्चों, इसको थोड़ा और कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम कंडीशन लगाते हैं। सबसे पहले जो कंडीशन लगाएंगे, केस फर्स्ट की बात करूँ, केस फर्स्ट में हम क्या अजम करते हैं बच्चों कि जो वी नोट एल है, वी नोट एल वो ज़्यादा होगा वी नोट सी से, ठीक है। इसका मीनिंग ये होगा बच्चों कि जो एक्सएल है हमारा, ठीक है, इंडक्टर रिएक्टेंस, वो ज़्यादा होगा एक्ससी से। ये हमने एक स्टार्ट एक केस फर्स्ट लिया है कि स्टार्ट के अंदर जो हमारा इंडक्टर है वो ज़्यादा इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टर की वोल्टेज ज़्यादा है कैपेसिटेंस से, ठीक है। तो
तो अब इसको बनाने के लिए हम इसको समझने के लिए फेजर डायग्राम बनाने पड़ेगा। अब ये ज़्यादा और ये कम है, तो ज़्यादा वाले से किसको माइनस करें बच्चों? कम वाले को। जैसे देखो मैं इधर लिख देता हूँ, ये बच्चों V0L, इसमें से माइनस करेंगे हम V0C को। अब यहाँ पे बच्चों हमारा जो है V0 इजिकल टू I0R, ठीक है। करंट और वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में होती है इसमें। अब बच्चों यहाँ पे जो V0L था वो ज़्यादा था और V0C क्या हमारा कम था, तो ज़्यादा वाले से हम कम वाले को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और हमारी जो अप्लाइड वोल्टेज थी बच्चों V बराबर V0 साइन ओमेगा टी डैश, इसकी जो वेरिएबल वैल्यू आएगी वो हमें फेजर डायग्राम से पता चलेगी कि भाई V0 जो है उसका पीक वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। तो हमने स्टार्ट सबसे पहले कंडीशन है कि V0L ज़्यादा है V0C से। अब सुनो, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है V0, वो इनके हमें जो है ना ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू इनके रिजल्टेंट से पता चलेगी। और मैं मान लेता हूँ ये एंगल है फाई एंगल है। क्या एंगल है बच्चों? फाई एंगल है। अब इस फेजर डायग्राम को हमको एज ए वेक्टर एडिशन की तरह ऐड करना है, वेक्टर एडिशन की तरह, वेक्टर एडिशन की तरह हमको इसको क्या करना है? यूज करना है। अब सुनो एक चीज और, अब एक चीज बताओ, जो पीछे था ना, नीचे था, वो क्या था? V0C। अब ये बच्चों कम था, अगर मैं इसकी डायरेक्शन बदलूंगा, वेक्टर की डायरेक्शन बदलने से वो क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? जब इसकी मैं डायरेक्शन चेंज करूंगा तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। ऊपर जाके किस में हो जाएगा बच्चों? ये माइनस में। एक सेकेंड, ऊपर जाके किस में हो जाएगा बच्चों? ये माइनस में हो जाएगा। अब इसको लिख देते हैं। अब ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, जितनी ये साइड उतनी ये साइड, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो इसके अंदर वेक्टर एडिशन लॉ लगाएंगे, या पाइथागोरस पीजीटी जिसको बोलते हैं, पीजीटी थ्योरम, वो भी लगा सकती। तो ये क्या आएगा बच्चों? V0 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये जो हाइपोटेन्यूस का बेस का स्क्वायर इंटू क्या प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। बेस क्या हमारे पास बच्चों? I0 का स्क्वायर, R का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे V0L माइनस V0C का होल स्क्वायर। अब आपको पता है जो V0L क्या होता है बच्चों? V0 होता है I0XL, ठीक है। और V0C जो होता है वो क्या होता है बच्चों? I0XC। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ पे, तो V0 स्क्वायर I0 स्क्वायर R स्क्वायर प्लस V0L की वैल्यू कितनी बच्चों? I0XL का होल स्क्वायर माइनस I0XC का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको स्क्वायर इधर नहीं करते, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। I0XL माइनस I0XC का। अब इसमें से I0 स्क्वायर को मैं कॉमन लेता हूँ, V0 स्क्वायर I0 स्क्वायर R स्क्वायर। इसमें से I0 स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया, ठीक है। I0 स्क्वायर को मैंने क्या ले लिया? कॉमन आ गया है। अंदर क्या बचा? XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब इस पूरे में से I0 स्क्वायर कॉमन आ सकता है, I0 स्क्वायर कॉमन है, इधर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पूरे टर्म पे क्या लग जाएगा बच्चों? अंडर रूट लग जाएगा। तो इस पूरे टर्म पे क्या आएगा? अंडर रूट आएगा। तो V0, ठीक है। ये I0 स्क्वायर, इसका सिर्फ I0 बचेगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर इधर रूट करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल। इधर बच्चों R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लगेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इस पूरे पे ये स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर से क्या हो जाएगा? ये देखो ये इसका होल स्क्वायर है। तो बच्चों ये क्या होगा? पूरे पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। अब बच्चों ये जो चीज़ होती है इसको हम बोलते हैं जेड। क्या बोलते हैं बच्चों? वैसे बोलते हैं इसको इम्पेडेंस। इम्पेडेंस, इम्पेडेंस बच्चों एक टाइप का ये रेजिस्टेंस ही होता है। क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस। तो इसकी जगह जेड लिखेंगे तब क्या मिलेगा मेरे को? V0 इजिकल टू I0 जेड। तो जेड हमारे पास क्या आया? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर।
इसको बोलते हैं इम्पेडेंस, एक टाइप का ये रेजिस्टेंस ही होता है। तो वी नोट इजिकल टू आई नोट प्लस आई नोट इंटू जेड, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आ गया। ठीक है, ये काम आया, न्यूमेरिकल में काम आने वाली चीज़ है। अब सुनो, अब हम फेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, फेज कैसे निकालेंगे बच्चों? अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे, ज़रा देखो। अब बच्चों एक्सएल ज़्यादा है, एक्सी से कम है, एक्सएल ज़्यादा है, एक्सी कम है, तो माइनस कर देंगे। इधर बच्चों आई नोट था, वी नोट था, ठीक है, और इधर अपना आर था बच्चों। ठीक है, क्योंकि करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में होती है जब रेजिस्टेंस लगाओ तो ये अपना आर आ गया। अब बच्चों ये एंगल कितना था? फाई था, ये हमारा वी नोट हो गया। ठीक है, ये हमारा वी नोट है जो हम निकालेंगे। अब वी नोट कैसे निकालेंगे बच्चों? ये हो गई परपेंडिकुलर, ये वाली परपेंडिकुलर, ये बस बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसमें रिलेशन होता है tan फाई का। परपेंडिकुलर हमारा एक्सएल माइनस एक्सी, बेस हमारा आर, तो ये हमारा ये आ गया बच्चों, tan फाई भी आ गया। अब सेकंड केस के अंदर हम क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पे हम सेकंड केस के अंदर, केस नंबर सेकंड, इसमें क्या होगा बच्चों, जो वी नोट एल है वो कम हो जाएगा और वी नोट सी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इसी प्रकार एक्स सी ज़्यादा, एक्सएल क्या होगा, कम। तब ये जो ग्राफ है बच्चों, ये जो ग्राफ हमने लिखा है यहाँ पे दिखा देते हैं एक बार। ये जो ग्राफ हमने लिखा है, थोड़ा अब इधर क्या था बच्चों, वी नोट एल था ना, इधर क्या था बच्चों, आर। ठीक है, और इधर हमारा क्या था, एक्सी, वी नोट एक्सी। अब वी नोट एक्सी ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा और ये कम, तो ज़्यादा वाले में से किसको माइनस कर देंगे, कम वाले को माइनस कर देंगे, और इसकी डायरेक्शन बच्चों चेंज करने से इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट वो कुछ ऐसे निकलेगा। ठीक है, वी नोट सी ग्रेटर देन फ्रॉम वी नोट एल, तो इनका जो ये एंगल फाई एंगल अज्यूम कर लो। कैसा एंगल बच्चों, फाई एंगल। अब जो हम इनका जो वेक्टर एडिशन करेंगे, वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे बच्चों, परपेंडिकुलर। ठीक है, वो अभी जो किया था बच्चों, वी नोट आर ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये बच्चों बेस, तो वी नोट का स्क्वायर सेम टू सेम चीज़, ये साइड बराबर होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी। ठीक है, इसको यहाँ पे माइनस कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा में से कम वाले को माइनस करेंगे, तो इधर बच्चों क्या आएगा, आई नोट आर का स्क्वायर। ठीक है, आई नोट इंटू आई नोट का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, प्लस वी नोट सी माइनस वी नोट एल का स्क्वायर। वी नोट सी you know very well, I naught xc, and v naught l you also know very that I naught xl. Put this value in that equation, v naught square I naught square r square plus v naught c I naught xc minus I naught v naught l xl होल स्क्वायर। अब इसमें से हम आई नोट स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, प्लस आई नोट स्क्वायर इधर से आएगा बाहर, इधर एक्स सी माइनस एक्सएल, एक्स सी ज़्यादा है बच्चों, एल कम है, तो इधर से आई नोट स्क्वायर अब कॉमन आ जाएगा पूरे में से, इधर आर स्क्वायर एक्स सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा बच्चों, पूरे पे रूट लग जाएगा। अब आई नोट स्क्वायर का जब रूट करें तो ये आई नोट ही बनेगा, और इस पूरे पे क्या लग जाएगा बच्चों, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। अब ये जो बच्चों होता है ये वाला, इस वाले को अभी हमने डिनोट किया है बच्चों जेड से, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्पेडेंस। ठीक है, तो इस जेड की जगह क्या आ जाए बच्चों, आर स्क्वायर अंडर रूट एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तो वी नोट
इक्वल टू आई नोट जेड, क्योंकि अब XC ज़्यादा और XL क्या है बच्चों कम। और इनका वैसे अगर हम फेजर डायग्राम बनाए, फेजरी डायग्राम में tan phi और निकाल लेते हैं बच्चों। अब XC ज़्यादा है तो इसको कैसे लिखोगे, XC माइनस XL, रिजल्टेंट यहाँ से ये R हो गया, ये एंगल फेज फाई हो गया। अब ये साइड और ये साइड सेम होगी, ठीक है। तो इसमें जो tan phi निकालेंगे हम, tan phi, वो tan phi कैसे निकलेगा बच्चों, XC माइनस XL डिवाइड बाई R। बस ये था बच्चों सीरीज का। अब लास्ट जो कंडीशन हो गई, लास्ट वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अंदर क्या करना है वो देख लो। केस 3 की बात करूं तो केस 3 में बच्चों V0L और V0C इन दोनों को हम इक्वल कर लेते हैं। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो XL XC भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब XL XC इक्वल हो जाएगा, जितना XL ऊपर है उतना XC नीचे है बच्चों, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो हमारा जो सर्किट बचेगा वो प्योर कैसा होगा, रेजिस्टेंस वाला होगा, क्योंकि XL XC ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, तो ओनली सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस जुड़ेगा। जब रेजिस्टेंस जुड़ेगा तो हम V इक्वल टू क्या लिखेंगे, I नोट R रखेंगे। और इस वाली कंडीशन को बोलते हैं बच्चों रेजोनेंस। इसके बारे में डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि जब XL XC इक्वल होता है तो रेजोनेंस होता है, ठीक है। आई होप आपको LCR सीरीज सर्किट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, ठीक है, इसके बारे में, रेजोनेंस के बारे में। इसको पढ़ाने से पहले मैं एक ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा आपको। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा ट्रांसफार्मर पे होगा। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।